नमस्कार संस्कृत आय प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल संस्कृत टीजीटी पीजीटी में। अगर आप पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा, आपने वीडियो देख ही ली होगी कि जिसमें हमने पहला और दूसरा अंक जो है मालविका अग्निमित्रम का वो करवा दिया है एक वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो पहले आप उसी वीडियो को देखिएगा, बाद में ये वाली वीडियो देखिएगा जी। इसमें हम तीसरा, चौथा और पांचवा सभी अंक करवा देंगे। आज जो है हमारा मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिए और बाद में ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है जो है होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो पहले आप वो वाली देखेंगे तो इससे आपको जो है मालविका अग्निमित्रम की कहानी का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और आपका कोई क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा अंक। एक दिन योगिनी ने स्माहितिका नाम की अपनी दासी को महाराज की वाटिका से, स्माहितिका इसकी दासी होती है जो योगिनी होती है, कोशी की जो साध्वी होती है उसका, तो उसने अपनी दासी को महाराज की वाटिका से रानी को उपहार देने के लिए चकोतरा लाने भेजा। वहाँ मधुकरिका मालिन ने, जो मालिन थी उसका नाम था मधुकरिका मालिन ने स्माहितिका दासी से पूछा, दोनों नाट्याचार्यों में से योगिनी ने किसके उपदेश को बढ़िया बताया। आगे है, स्माहितिका कहती है कि यश गणराज को ही मिला, कि जो गणराज हैं वही जीत गई हैं। मधुकरिका कहती है कि मालविका के विषय में कुछ अपवाद क्या सुना जाता है। तो स्माहितिका कहती है कि हाँ, वह अपवाद ठीक है, अवश्य ही महाराज उस पर आसक्त हैं, परंतु वे महारानी धारिणी का हृदय दुखाना नहीं चाहते, इससे वे अपनी प्रभुता नहीं दिखाते। मालविका भी इन दिनों पहनी हुई माला के समान मुरझा रही है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, अब जाती हूँ। मालिन भी साथ हो ली। वह महारानी से कहना चाहती थी कि रक्त अशोक वृक्ष के खिलने में देरी हो रही है, उसका मनोरथ पूरा करने का उपाय कर दीजिए। इस प्रकार दोनों वहाँ से चल पड़ी। दासी तो कोशी की योगिनी के पास चली गई। देखिए यहाँ पर जो है पता चलता है कि जो योगिनी है उसका नाम कौशिकी है। जो योगिनी है उसका नाम क्या है? कौशिकी है। कौशिकी के पास चली गई और मालिन महारानी धारिणी के पास। इधर राजा मालविका के लिए व्याकुल थे, उनका किसी काम में चित्त नहीं लगता था। गौतम ने राजा को स्मरण कराया कि रानी इरावती ने निपुणिका द्वारा उन्हें रक्त अशोक और कुर्बक की कलियों का उपहार भेजा था। किसका उपहार भेजा था? रक्त अशोक और कुर्बक की कलियों का उपहार भेजा था और कहलाया था कि वसंत उत्सव है, स्वामी के साथ झूला झूलने की मेरी इच्छा है। यह संदेश पाकर आपने वहां पहुंचने के लिए वचन दिया था, सो वहां चलो। गौतम के साथ राजा अब प्रमदावन को चल पड़े। प्रमदावन की शोभा विचित्र थी। उस वन ने राजा को लुभाने के लिए युवती के वेश को लजाने वाले वसंत काल के फूलों को धारण कर रखा था। भांति भांति के फूल खिल रहे थे। महारानी धारिणी की आज्ञा से मालविका उस समय प्रमदावन में आई थी। सरकंडे के समान पीले गाल और थोड़े आभूषणों से मालविका वसंत के कारण पीले पत्ते और इने गिने फूलों वाली चमेली की लता के समान हो रही थी। महारानी ने उससे कहा था कि गौतम की चपलता के कारण मैं झूले पर से गिर गई थी और पैरों में चोट आ गई है। सो उन्होंने उसे आज्ञा दी कि तुम जाकर रक्त अशोक का मनोरथ पूरा करो, और यदि 5 दिन के भीतर इसके फूल निकल आएंगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। मालविका बकुला बलिका की प्रतीक्षा करने लगी। वह पाजेब आदि आभूषण लेकर पीछे पीछे आ रही थी। गौतम और राजा की दृष्टि मालविका पर जा पड़ी। दैवीय
से वे उसके निकट ही थे। वे मालविका के हार्दिक भावों को प्रकट करने वाले वचनों को सुनने लगे। जब मालविका यह कह रही थी कि हे मन, तू ऐसा आश्रयहीन असीम मनोरथ छोड़ दे, मुझे दुखी करने से तुझे क्या लाभ होगा, तब राजा को निश्चय हो गया कि मालविका मुझसे प्रेम करती है। कुछ समय के बाद महावर और पाजेबादी लिए बकुलाबलिका वहां आ गई और बोली, सखी, महारानी ने तुम्हें इस काम में लगाकर ठीक किया है। अपना एक पैर इधर बढ़ाओ, मैं महावर लगाकर पाजेब पहना दूं। महारानी उत्सुक हैं कि वह अशोक शीघ्र फूल जाए। यह सुनकर राजा ने समझ लिया कि यह अशोक का मनोरथ पूरा करने का उपाय है। इसी समय रानी इरावती दासी निपुणिका के साथ वहां आ गई। निपुणिका ने देखा कि अशोक की छाया में बकुलाबलिका मालविका के पैरों में महावर लगा रही है। मालविका को वहां देखकर इरावती चकित हुई, परंतु निपुणिका ने उसे बताया कि रानी के पैरों में झूले से गिर पड़ने के कारण पीड़ा हो रही है। इसीलिए उन्होंने अशोक की दोहद पूर्ति के लिए मालविका को भेजा है। इरावती को यह सुनकर ईर्ष्या हुई। उसने महाराज से मिलने का विचार छोड़ दिया। वहां उस मामले की तह तक पहुंचने का निश्चय किया। उसे किसी शंका ने घेर लिया। वे दोनों वहां छिपकर उन दोनों को देखने लगी। उस समय बकुलाबलिका मालविका के एक पैर पर महावर लगा चुकी थी। वह मालविका से पूछने लगी, कहो, महावर की रेखाएं ठीक लगी हैं? मालविका कहती है कि ऐसी चित्रकारी की शिक्षा तुझे किसने दी है? बकुलाबलिका कहती है कि महाराज ही मेरे गुरु हैं। तुम्हारा पैर तो लाल कमल सा जान पड़ता है। अब तुम सब प्रकार से महाराज की गोद में बैठने के योग्य हो गई हो। रानी इरावती ने ये वचन सुन लिए। उसने निपुणिका की ओर देखा। बकुलाबलिका निशंक होकर और ऐसी ही बातें करती रही, जिससे मालविका को विश्वास हो जाए कि राजा उसे चाहते हैं। रानी इरावती समझ गई कि यह कुटनी पहले ही से सिखाई हुई है। बातों ही बातों में बकुलाबलिका ने मालविका के दूसरे पैर पर भी महावर लगा दिया। उसने अब पाजेब पहनाकर कहा, सखी उठो, अशोक के फूल खिला देने वाली आज्ञा को पूरा करो। अब इरावती को निश्चय हो गया कि यह काम महारानी के आदेश से हुआ है। अशोक पर लात मारकर मालविका बोली, यह क्या हमारा मनोरथ पूरा करेगा? बकुलाबलिका कहती है कि सखी, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं। यदि तुम्हारे पैरों से आदर पाकर भी यह न खिले तो यह अशोक ही निर्गुण होगा। यह सब लीला देखकर राजा का मन मुग्ध हो गया और अपने मित्र गौतम से उसके पास चलने के लिए कहने लगे। गौतम ने भी कहा, हाँ, चलकर हंसी ठट्ठा कर लेना चाहिए। दोनों मालविका की ओर बढ़े। निपुणिका ने उन्हें देख लिया और रानी इरावती से कह दिया कि महाराज आ गए। इरावती तो पहले ही समझ रही थी कि महाराज यहीं कहीं होंगे। गौतम ने आगे बढ़कर मालविका से कहा, तुम्हारे लिए क्या यह ठीक था कि महाराज के अशोक वृक्ष को बाएं पैर से ठुकराओ? मालविका और बकुलाबलिका दोनों ठिठक गई। गौतम ने बकुलाबलिका को डांटकर कहा, क्यों री, तूने इसका अभिप्राय जानकर भी इस अनुचित काम से इसे नहीं रोका? मालविका डर गई। बकुलाबलिका ने कहा, इसने तो महारानी की आज्ञा का पालन किया। इस काम में यह पराधीन है। महाराज जी से क्षमा करें। ऐसा कहकर दोनों महाराज के चरणों पर गिर पड़ी। राजा, यदि ऐसा है तो तू निर्दोष है, उठ। राजा ने मालविका का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, अशोक वृक्ष पर लात मारने से तुम्हारे कोमल चरण में चोट तो नहीं आ गई? मालविका लज्जित हो गई। उधर इरावती ने डाह से कहा, आह, मेरे स्वामी का हृदय मक्खन का बना है। मालविका बकुलाबलिका से बोली, बकुलाबलिका, आओ चले, महारानी से निवेदन कर दें कि उनकी आज्ञा का पालन कर दिया गया है। बकुलाबलिका ने कहा, महाराज से आज्ञा ले लो। राजा बोले कि तो जाओगी? अच्छा, पहले हमारी प्रार्थना सुन लो।
अब हमारी भी ये कामना पूरी करो। मैं और किसी स्त्री को नहीं चाहता। रानी इरावती ने यह सब सुन लिया। वह तुरंत आगे बढ़कर बोली, हाँ हाँ, पूरी करो। अशोक वृक्ष में तो केवल फूल आते हैं, यहाँ फल फूल दोनों होंगे। रानी इरावती को देखकर सब व्याकुल हो गए। इरावती ने राजा को बुरा भला कहा। बाद में उसने मालविका और बकुलाबलिका को भी डांट लगाई। वे तो यह कहकर चलती बनी कि हम भला कौन हैं जो महाराज का हम पर प्रेम अनुग्रह हो। इरावती ने राजा से फिर कहा, पुरुष विश्वासघाती होते हैं, झूला झूलना आदि ठगने वाले तुम्हारे वचनों को सच्चा समझकर मैंने निशंक हो यह तुम्हारा कपट आचरण न जाना था। जैसे शिकारी के गीत में अनुरक्त निशंक हरिणी नहीं जानती, अपनी विपत्ति को नहीं जानती। राजा ने कुछ बहाना करना चाहा। कुछ और न सूझने पर उन्होंने यही कह दिया कि रानी मालविका से मुझे क्या काम, तुम्हारे आने में देरी हो रही थी इसलिए मैंने उससे तनिक मनोविनोद किया था। इरावती आप तो विश्वास के योग्य हैं। इरावती कहती है कि आप तो विश्वास के योग्य हैं। मुझे पता न था कि आपको मनोविनोद के लिए कोई ऐसी वस्तु मिल गई है, नहीं तो मैं अभागिन यहाँ न आती। क्रुद्ध होकर रानी जाने लगी। राजा ने क्षमा मांगी, परंतु उसका पारा चढ़ा हुआ था। उसने राजा की एक न सुनी। वह कहने लगी कि मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं रहा। राजा ने उसके पैर तक छुए, किंतु वह बहुत बिगड़ रही थी, चली ही गई। तो इस प्रकार हमारा जो मालविका अग्निमित्रम का तीसरा अंक समाप्त हुआ। अब चौथा अंक देखते हैं, इसमें क्या है। राजा मालविका के लिए डरने लगे। गौतम को उन्होंने मालविका का वृतांत जानने के लिए भेज रखा था और अब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गौतम ने आकर कहा, उसका वृतांत तो वैसा ही है जैसा बिल्ली के पंजों में पड़ी कोयल का होता है। उसे महारानी ने बंदी गृह में डाल रखा है। योगिनी ने मुझसे कहा है कि कल महारानी इरावती बड़ी महारानी धारिणी के पास उनके दुख रहे पैरों का हाल पूछने गई थी। महारानी धारिणी ने जब पूछा कि क्या महाराज ने तुम्हें दर्शन दिए, तब इरावती ने कहा कि यह पूछना व्यर्थ है। क्या आप नहीं जानती कि उनका प्रेम भाव तो दासियों पर चला गया है। महारानी ने बार बार पूछकर इरावती से सब वृतांत जान लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मालविका और बकुलाबलिका को बेड़ी पहने पाताल में नाग कन्याओं के समान अंधेरे स्थान में रहना पड़ रहा है। महारानी ने माधविका को आज्ञा दे रखी है कि मेरी नाग मुद्रा देखे बिना इन चुड़ैलों को न छोड़ना। यह माधविका जो थी वो बंदी गृह में जो बंद करते हैं ना, वहाँ की जो है दासी थी। यह सुनकर महाराज बड़े दुखित हुए। वे ठंडी सांस लेकर कहने लगे कि क्या कुछ उपाय नहीं है। गौतम ने कहा कि उपाय मैं आपके कान में कहता हूँ, जिससे कि कोई और सुन न ले। गौतम ने महाराज के कान में कुछ कह दिया। उपाय सुनकर महाराज की जो है बाँछें खिल गई। गौतम द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार काम आरंभ कर दिया गया। महाराज महारानी धारिणी का पैर देखने गए। कुछ ही समय के बाद यज्ञोपवीत से अंगूठा बांधे गौतम व्याकुल सा वहां आकर चिल्लाने लगा, बचाइए बचाइए, मुझे सांप ने डस लिया। यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। राजा ने दुखित होकर पूछा, आप कहाँ घूम रहे थे। गौतम ने बताया, महारानी को देखना है, इस कारण मैं फूल लेने के लिए प्रमदावन गया था।
बीच ही में बोल उठी, हाय हाय, मैं ही ब्राह्मण के जीवन संकट का कारण हुई। गौतम फिर कहने लगा, अशोक वृक्ष के फूलों का गुच्छा तोड़ने के लिए मैंने ज्यों ही हाथ बढ़ाया त्यों ही कोटर से निकलकर काल रूपी सांप ने मुझे डस लिया। गौतम ने सांप के काटने के 2 निशान दिखाए। अब ध्रुव सिद्धि वैद्य को बुलाने के लिए जयसेना को भेजा गया। गौतम विष का फैलना दिखाता था। वह कहता था, हाय मेरे अंग टूट रहे हैं, हाय मैं मरा। धारिणी कहती है, हाय सांप ने बहुत बुरा काटा, ब्राह्मण को संभालो। सेवक जनों ने गौतम को सहारा दिया। गौतम राजा की ओर देखकर कहने लगा, महाराज मैं आपका बचपन का मित्र हूँ, उसका विचार करके मेरी निपुति माता का पालन करना। इतने में जयसेना ने लौटकर कहा कि वैद्य ध्रुव सिद्धि ने गौतम को वहीं बुला भेजा है। राजा ने गौतम को सेवकों द्वारा सहारा दिलाकर वैद्यनाथ के पास भेज दिया। जाते समय गौतम महारानी से कहता गया कि महाराज की सेवा में मैंने आपके जो अपराध किए हों उन्हें क्षमा करना। धारिणी ने उसे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दिया। गौतम को देखकर वैद्य ने जल कुंभ बनाने के लिए जयसेना से कहा कि कहीं से नाग मुद्रा मंगवाओ। जयसेना ने आकर निवेदन किया। धारिणी ने यह सुनकर अपनी अंगुली से उतार कर नाग मुद्रा दे दी और कह दिया कि फिर इसे मुझे ही दे जाना। राजा ने भी कहा, जयसेना आप अपना काम करके नाग मुद्रा शीघ्र लौटा जाना। कुछ समय के अनंतर जयसेना ने आकर सूचना दी कि गौतम का विष दूर हो गया। फिर उसने महाराज से निवेदन किया कि किसी राजकाज के कारण मंत्री आपके दर्शन करना चाहते हैं। राजा बाहर चले गए। जयसेना भी उनके साथ ही होली। दोनों ही गुप्त मार्ग से प्रमदावन को चले। मार्ग में गौतम मिल गया। उसने महाराज से कहा, बधाई हो, आपका कार्य सिद्ध हो गया। अब महाराज ने जयसेना को लौटा दिया। उन्होंने गौतम से पूछा, माधविका तो बड़ी चतुर है, क्या उसने यह नहीं पूछा कि इन दोनों बंदिनियों को मुक्त करने का कारण क्या है? महारानी ने अपने सेवक को छोड़कर आपको क्यों भेजा? गौतम, उसने पूछा तो था, किंतु मैंने कह दिया कि महाराज को ज्योतिषियों ने बताया है कि आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं, सब बंदी छुड़वा दीजिए। यह सुनकर इरावती के भावों की रक्षा के विचार से धारिणी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है जिससे यह सब समझें कि राजा ने इनको छोड़ दिया है। माधविका ने इस कारण को ठीक समझकर मालविका और बकुलाबलिका को छोड़ दिया। मैं उन्हें समुद्र गृह में बैठा आया हूँ। महाराज ने गौतम की बड़ी प्रशंसा की और उसे सहर्ष छाती से लगा लिया। अब दोनों समुद्र गृह की ओर चल पड़े। वहाँ पास ही इरावती की दासी चंद्रिका फूल चुन रही थी। उसे देखकर ये दोनों ओट में हो गए। वहाँ से राजा एक झरोखे से यह देखने लगे कि कुंज में बैठी मालविका और बकुलाबलिका क्या सचमुच ही मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। उस समय बकुलाबलिका और मालविका दोनों ही चित्र में महाराज को देखकर प्रणाम कर रही थी। बाद में मालविका ने कहा, सखी, उस दिन महाराज के रूप दर्शन से आज जैसी तृप्ति नहीं हुई थी। आज भले प्रकार उन्हें निहार लिया। फिर इरावती की ओर महाराज की स्नेह दृष्टि देखकर मालविका कुछ निराश सी हो गई। बकुलाबलिका ने उसे और चिढ़ाने के विचार से कहा, अरे यह महाराज की लाडली है। मालविका कहती है कि तो फिर मैं क्यों दुख सहन करूं। इतना कहकर उसने क्रोध से मुंह फेर लिया। इसी समय राजा और गौतम भीतर चले गए। दोनों ने राजा का स्वागत किया। तब गौतम तो अशोक वृक्ष को हरिण से बचाने के बहाने
अशोक वृक्ष को हरिण से बचाने के बहाने बकुलाबलिका को साथ लेकर बाहर चला गया। केवल मालविका और राजा भीतर रह गए। बकुलाबलिका कहीं पेड़ों के पीछे छिप गई। गौतम बाहर दरवाजे पर ठहर गया और शिला के सुखदायी स्पर्श के कारण लेटकर सो गया। कुछ समय के बाद चंद्रिका से निपुणिका को विदित हो गया कि गौतम समुद्र गृह के दरवाजे पर सो रहा है। निपुणिका ने यह वृतांत रानी इरावती से कह दिया। इरावती निपुणिका के साथ मृत्यु संकट से बच गए गौतम को देखने के लिए और चित्रगत महाराज के प्रति आदर भाव दिखाने के लिए समुद्र गृह की ओर आ गई। इरावती के लिए हृदय शून्य महाराज और उनके चित्र में कुछ अंतर न था, इसलिए इरावती ने अपने अशिष्ट आचार का परिमार्जन करने के लिए महाराज का चित्र पर्याप्त समझा। वहां पहुंचकर निपुणिका ने गौतम को समुद्र गृह के दरवाजे पर सोते देखा। वह नींद में भी मालविका का नाम लेकर कह रहा था कि तुम इरावती से बढ़ जाओ। निपुणिका ने गौतम को डराने के अभिप्राय से उस पर लकड़ी फेंक दी। गौतम शीघ्र उठकर चिल्लाने लगा, हाय रे, मेरे ऊपर सांप गिर गया। यह सुनकर राजा शीघ्र बाहर निकल आए। महाराज को सांप के निकट जाने से रोकती हुई मालविका भी बाहर आ गई। बकुलाबलिका ने भी प्रकट होकर संकेत द्वारा राजा को रोका, परंतु तब वे बाहर निकल चुके थे। गौतम ने लकड़ी देखकर कहा, क्या यह लकड़ी है? मैं तो समझा था कि केतके के कांटों से जो मैंने सांप के डसने का सा चिन्ह बनाया था वह सचमुच हो गया। इरावती ने उन सब को देख लिया। उसने बकुलाबलिका से कहा, कुटनी, तूने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। बकुलाबलिका ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, महारानी, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मेंढकों के टर्राने से क्या इंद्र पृथ्वी को भूल जाता है? नहीं, वह तो और भी अधिक वर्षा करके पृथ्वी के प्रति अपना अनुराग प्रकट करता है। राजा ने बहाना किया कि उत्सव के दिन सेवकों को अपराध करने पर भी छोड़ देना चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों को भी छोड़ दिया है। इसी से ये दोनों मुझे धन्यवाद देने आई थी। इसी समय जयसेना व्याकुल सी वहाँ आई और कहने लगी, महाराज, कुमारी वसुलक्ष्मी गेंद के पीछे दौड़ते समय बंदर से डर गई है। वह महारानी की गोद में बैठी भी कांप रही है। उसका चित्त स्वस्थ नहीं है। यह घटना सुनकर इरावती ने महाराज को वहां शीघ्र पहुंचकर उसे धीरज बंधाने को कहा। राजा शीघ्र ही कुमारी के पास चल दिए। इरावती, गौतम आदि सब चले गए। केवल मालविका और बकुलाबलिका वहां खड़ी डर रही थी। परंतु इसी समय उन्हें मालिन का शब्द सुनाई दिया कि अशोक 5 दिन के भीतर ही खिल उठा है। यह सुनकर दोनों प्रसन्न हो गई और मालिन का शब्द पहचान कर उसके पीछे पीछे ही चल पड़ी। इस प्रकार हमारा जो है चतुर्थ अंक भी समाप्त होता है। अब देखते हैं 5वां अंक। पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का उपराज बना दिया था। जो अग्निमित्र के पिता थे वो थे पुष्यमित्र, शुंगवंश के राजा। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा और उसकी रक्षा के लिए कुमार वसुमित्र, जो कि धारिणी का पुत्र था, वसुमित्र को नियुक्त किया। यह सूचना पाकर कुमार की दीर्घायु के निमित्त महारानी धारिणी दान पुण्य करने लगी। एक दिन धारिणी मंगल गृह में बैठी थी कि विदर्भ से आए अपने भाई के पत्र से उन्हें विदित हुआ कि महाराज की विजयी सेना ने वीरसेन की अध्यक्षता में विदर्भ राज को हरा दिया और माधवसेन मुक्त करा दिए गए। वीरसेन ने उस दूत को, जिसके हाथ पत्र आया था, अमूल्य रत्न आदि भेंट देकर कला निपुण दासियों सहित महाराज की सेवा में भेजा था। वह अगले दिन महाराज के दर्शन करने वाला था। इसी विजय के समाचार से सारे राजभवन में प्रसन्नता छा रही थी। महारानी धारिणी की प्रसन्नता का एक और कारण
एक और कारण भी था। गौतम को भी वह विदित हो चुका था। उसने राजा से कहा, मुझे जान पड़ता है कि आप शीघ्र ही बड़े सुखी होंगे। राजा कहते हैं कि कैसे? गौतम, महारानी ने आज चतुर कोशी की योगिनी से कहा है कि आपको श्रृंगार की चतुराई का गर्व है, सो मालविका के शरीर पर विवाह काल का सा श्रृंगार कर दीजिए। इस कारण मालविका विशेष आभूषणों से सजाई गई है। आशा है कि महारानी आपका मनोरथ पूरा कर देंगी। राजा कहते हैं कि मित्र, महारानी धारिणी सदा मेरे अनुकूल रही हैं। संभव है मेरी ओर से ईर्ष्या रहित होकर उसने ऐसा किया हो। इतने में जयसेना ने आकर महाराज से निवेदन किया कि फूल खिलने के कारण रक्त अशोक की शोभा देखने के लिए महारानी ने आपको बुलाया है। आप वहां पधार कर उनके प्रियतन को सफल करें। वे स्वयं वहां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अग्निमित्र ने प्रस्ताव स्वीकार कर जयसेना को भेज दिया और गौतम के साथ आप भी प्रमदावन की ओर चल पड़े। राजा ने प्रमदावन पहुंचकर वहां की विचित्र शोभा देखी। वसंत अपने पूरे यौवन पर था। अशोक वृक्ष ने लाल फूलों की चादर ओढ़ रखी थी। मालविका का भी रूप लावण्य आज खिल उठा था। यद्यपि वह अपने श्रृंगार का कारण जानती थी, तथापि उसे विश्वास नहीं होता था कि कमल पत्र पर जल की बूंद की नाई उसका हृदय कांप रहा था। परंतु बाईं आंख फड़कने से उसे शुभ सूचित हो रहा था। महाराज जब वहां पहुंच गए तब महारानी धारिणी ने मालविका को पास खड़ी किए ही उसका स्वागत किया। महाराज अशोक वृक्ष की शोभा देखकर बैठे ही थे कि मंत्री ने सूचना भेजी कि विदर्भ से जो कला निपुण 2 स्त्रियां आई थी, वे मार्ग के परिश्रम से थकी होने के कारण आपकी सेवा में नहीं भेजी गई थी। अब वे आपकी सेवा के योग्य हैं। कहिए क्या आज्ञा है? महाराज ने दोनों को बुला भेजा। उन्होंने आकर राजा और रानी को प्रणाम किया और महाराज की आज्ञा पाकर बैठ गई। राजा, तुम लोगों ने कौन सी कला सीखी है? राजा कहते हैं कि तुम लोगों ने कौन सी कला सीखी है? तो दोनों कहती हैं कि हम संगीत में कुशल हैं। राजा कहते हैं, महारानी, इनमें से एक को तुम ले लो। धारिणी कहती है कि मालविका, इधर देखो, तुम्हें संगीत के समय कौन सी सहकारिणी ठीक पड़ेगी? मालविका का नाम सुनकर आगंतुक दोनों स्त्रियां वहाँ आई थी, उन्होंने उसे पहचान लिया। वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मालविका और ये स्त्रियां आंसू गिराने लगी। सब लोग साचर्य देखने लगे। राजा ने पूछा, तुम दोनों कौन हो और यह कौन है? दोनों कहती हैं कि महाराज, यह हमारी राजकुमारी है। राजा कहते हैं कि कैसे? तो दोनों कहती हैं कि महाराज सुनिए, विदर्भ देश के राजा को जीत कर आपने जिस कुमार माधव सेन को छुड़ाया है, उसी की यह छोटी बहन है। धारिणी जो है सुनकर चकित हुई, बोली, ओह, यह राजकुमारी है। मैंने चंदन जैसी लकड़ी को खड़ाऊ बनाकर दूषित किया। राजा ने इस अवस्था का कारण जानना चाहा। उन्होंने पूछा कि यह दशा कैसे हुई? मालविका ने लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा कि दैवयोग के कारण। राजा के उत्तर में दूसरी कला निपुण स्त्री ने कहा, जब कुमार माधव सेन पकड़े गए तब उनके मंत्री सुमति, जो माधव सेन था उनके मंत्री का नाम था सुमति, तो इन्हें हम लोगों से छिपाकर, सुमति जो है इन्हें हम लोगों से छिपाकर न जाने कहाँ ले गए थे। इसके आगे का वृतांत इस स्त्री को ज्ञात न था। तब योगिनी ने कहा कि मुझसे पूछिए। योगिनी के शब्द से इन दोनों ने पहचान लिया कि यह कौशिकी है।
योगिनी ने अब आगे का वृतांत कहना आरंभ किया। मेरे बड़े भाई सुमति माधव सेन के मंत्री थे। जब उनकी यह दशा हुई तब आपके साथ संबंध करने की इच्छा से इनको मेरे संग लेकर वे विदिशा के कुछ यात्रियों के साथ चले। दिन की यात्रा समाप्त कर वन के बीच में ही वे विश्राम के लिए ठहरे। वहां धनुष बाण लिए डाकुओं ने घेर लिया। सैनिकों ने कुछ समय तक उनका सामना किया, परंतु अंत में वे भाग गए। राजकुमारी की रक्षा करते हुए सुमति ने अपने प्राणों द्वारा स्वामी का ऋण चुका दिया। जो सुमति था वो जो है मारा गया। इतना कहने पर योगिनी के आंसू निकल आए। वे दोनों कला निपुण स्त्रियां भी दुखित हुई। राजा ने उन्हें धीरज बंधाया और योगिनी ने आगे कहना आरंभ किया। तब मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेत हुआ तब इनका पता न था। मैंने भाई का दाह संस्कार किया और गेरुआ वस्त्र धारण कर आपके राज्य में प्रवेश किया। यहाँ आकर मैंने देखा कि मालविका वीरसेन द्वारा डाकुओं के हाथ से बचकर महारानी के पास आ गई है। बस यही इसकी कहानी का अंत है। महारानी ने योगिनी से कहा, आपने अच्छा नहीं किया जो मालविका के उच्च कुल में उत्पन्न होने का वृतांत मुझसे नहीं कहा। योगिनी कहती है कि इसका एक कारण था। जब इसके पिता जीवित थे तब यात्रा से लौटकर एक सिद्ध ने मेरे सामने उनसे कहा था कि यह कन्या 1 वर्ष तक दासी बनकर रहेगी और तब इसे अपने योग्य वर मिलेगा। आपकी सेवा में इसका क्रम भोग कटता देखकर मैं समय की प्रतीक्षा करती रही। इस समय कंचुकी ने आकर निवेदन किया, मंत्री जी कहते हैं कि विदर्भ के विषय में हमें जो निश्चय करना था वह कर लिया गया है। अब आप अपना मत प्रकट करें। राजा कहते हैं कि हमारी तो इच्छा है यज्ञसेन और माधव सेन को राज्य बांट दिया जाए। वृदा नदी के उत्तर और दक्षिण के प्रदेश 2 भागों में बांट दिए जाएं। कंचुकी ने यह आज्ञा मंत्री परिषद को जा सुनाई और फिर लौट कर कहा कि मंत्री परिषद इस आज्ञा का सहर्ष अनुमोदन करती है। राजा कहता है कि यही आज्ञा लिखवाकर वीरसेन के पास भेज दी जाए। इतने में पुष्यमित्र का उपहार सहित एक पत्र आया। ससुर का पत्र आया सुनकर धारिणी को पुत्र के विषय में चिंता हुई। राजा ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। पत्र से विदित हुआ कि राजसूय यज्ञ का घोड़ा यवनों द्वारा सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पकड़ा गया था। उस पर बड़ा युद्ध हुआ था। धनुर्वीर वसुमित्र ने शत्रु दल को हरा दिया और घोड़ा छीन लिया। अंत में लिखा था, इसीलिए आपको बिना समय खोए क्रोध रहित हो यज्ञोत्सव में स्त्रियों सहित सम्मिलित होना चाहिए। कुमार की विजय पर सबको असीम हर्ष हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने यज्ञसेन के साले मौर्य सचिव तथा अन्य बंदियों को छोड़ दिया। महारानी धारिणी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज को मालविका सौंपने की इच्छा की। अब उसे राजकुमारी जानकर इरावती ने भी सहर्ष इस प्रस्ताव का अनुमोदन भेज दिया। धारिणी ने मालविका को दुल्हन बनाकर राजा को अर्पण कर दिया। राजा लजाते हुए चुप रहे। रानी ने इसमें अपना अपमान समझा। गौतम ने रानी से कहा, बुरा मत मानिए, यह लोक व्यवहार है, नया वर लजाता ही है। रानी ने राजा से फिर मालविका को ग्रहण करने को कहा। राजा अब रानी की आज्ञा टाल न सके। तो इस प्रकार हमारे जो है ये 5 अंक जो है मालविका के पूरे होते हैं। मालविका नाटक जो है समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको कहानी समझ में आई होगी और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।